ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। धराली में आई आपदा को 125 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी हालात बेहद खराब। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच आज एक ऐसी तस्वीर आई जिसने आपदा प्रभावितों की जख्मों को कुरेद डाला। फौरी राहत के तौर पर उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रभावितों के जख्मों पर 5,000 रुपए का मरहम लगाया, और वो भी चेक के जरिए, जिसे आपदा प्रभावितों ने लेने से ही मना कर दिया है। सवाल यह है, क्या इस दर्द की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त को आई आपदा ने धराली का नामो निशान मिटा दिया। धराली में अब सिर्फ मलबा है और इस मलबे के बीच ही उन जिंदगियों की तलाश की जा रही है जो अभी भी यहाँ हो सकती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कुछ नहीं बचा। दुकान, मकान, सपने सब सैलाब में बह गए, लेकिन जिन लोगों की जान बच गई उन्हें उत्तराखंड सरकार ने एक और सैलाब में बहा दिया। आपदा पीड़ितों के लिए धामी सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन इन लोगों के हाथ में आए सिर्फ 5,000 रुपए और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखी। तत्काल राहत के तौर पर 5,000 रुपए भी प्रशासन ने चेक के जरिए दिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई आपदा में कई लोग प्रभावित हुए। धराली गांव में राहत राशि के रूप में 5-5 हजार के फौरी तौर पर चेक बांटे गए। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब बड़े अधिकारी चेक लेकर लोगों के बीच आए। आपदा पीड़ित आसपास खड़े हैं। प्रशासन आपदा प्रभावितों को तत्काल राहत के रूप में 5-5 हजार रुपए का चेक देकर पल्ला झाड़ रहा है। ये चेक धराली और हर्षिल के ग्रामीणों को दिए गए हैं, जिनको ग्रामीणों ने लेने से साफ साफ मना कर दिया। तो हमने कहा चेक का हमने करना क्या है, मार्केट यहाँ है नहीं, मान बात हमारे पास उस चेक के द्वारा पैसा आता भी है, तो हम क्या करेंगे उस चेक का हमने क्या करना। तो टाइम पे मतलब चेक की कोई ज़रूरत नहीं थी हमें, मतलब मूलभूत चाहिए थे, जैसे मोमबत्तियाँ हो गई या अन्य राशन वगैरह की थी, तो इसलिए वापस क्या लाइट है तो लाइट के लिए लालटेन होनी चाहिए। चेक एक हमारे लिए कागज जैसे था। एक बार सोचकर तो देखिए, तत्काल राशि के तौर पर सिर्फ 5,000। जिन लोगों का सब कुछ चला गया, जिन लोगों को अब भी अपनों की तलाश है, उनके हाथ में 5,000 रुपए का चेक पकड़ाया जा रहा है। यानी पहले आपदा से प्रभावित लोग चेक लेकर बैंक जाएं, बैंक इसे 1 या 2 दिन में क्लियर करेगा। छुट्टी पड़ गई तो चेक क्लियर होने में भी वक्त लगेगा। उसके बाद 5,000 रुपए आपदा प्रभावित एटीएम या बैंक से निकालेंगे और फिर वो दिन आएगा जब 5,000 रुपए ये लोग इस्तेमाल करेंगे। वो हम डिटेल में जो राहत मिलती है उसको हम तैयार कर रहे हैं आंकड़ा, और जल्दी ही 2-3 दिन के अंतर्गत जल्दी ही इस राहत को भी हम शीघ्र जो प्रभावित परिवार हैं उनको दे देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बना रखी है। जगह जगह जाकर आपदा प्रभावितों से मिल रहे हैं, लेकिन तत्काल राहत के तौर पर बस 5,000। ये सरकार को रास नहीं आता, जिस पर अब उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। आप 5,000 देने के बदले वहाँ पानी पहुँचा देते, आप राशन पहुँचा देते, आप उनके लिए कुछ कपड़े, जूते तक नहीं थे लोगों के पास क्योंकि सब खत्म हो चुका था, कपड़े नहीं थे बदलने के लिए, वो पहुँचा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और अब तक एजेंसियों ने 1,000 से ज्यादा लोगों को धराली और अलग अलग जगहों से बचाया है, लेकिन 5,000 के चेक ने उन लोगों का दर्द और बढ़ा दिया है, जिस पर अब बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। राज्य सरकार द्वारा जब इस प्रकार की आपदाएं किसी भी क्षेत्र में आती हैं तो प्रथम दृष्टा 5,000 रुपये की औद्योगिक धनराशि दी जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वहाँ मृतक हैं, जिनके परिवार मकान ध्वस्त हो गए हैं, ऐसे सब के लिए 5 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने की बात की है। जिन लोगों को 5,000 रुपए का चेक देकर दर्द को कुरेदा गया, उन्हें पैसों की नहीं, उन्हें अपनों की तलाश है। मुख्यमंत्री जी, उनके इंतजार को समझिए, उनकी लड़खड़ाती जुबान को देखिए, उस दर्द को जरा महसूस करिए जो इन्हें हर पल रुला रहा है।
पे जो मलबा पूरा पड़ा है, क्योंकि धराली का सर सबसे मेन मार्केट यहीं रहा है। अब इसके बाद कहाँ मार्केट हम बनाएंगे। तो जैसे केदारनाथ पे जो आपदा आई थी, तो उसी के तर्ज पर यहाँ भी वैसा ही सरकार हमें काम दे। आपदा ने सब कुछ ही तो लीन लिया। 5 अगस्त का दिन इनकी जिंदगी में ऐसी टीस छोड़कर गया है जो इन्हें आखिरी सांस तक परेशान करेगा। इनसे मिलिए, ये लाल बाबू शर्मा है। पिछले काफी समय से धराली में ठेकेदारी का काम कर रहे थे, लेकिन धराली में इनके साथ काम करने वाले अब 11 लोग लापता हैं। कितने लोग आपके मिसिंग हैं? 11 लोग। 11 लोग। ये जो लिस्ट है ये उन्हीं की है? ये लिस्ट पूरा उन्हीं की है। इसमें ना ये कोई कम है, ना इससे मेरे जानकारी के मुताबिक मेरा कोई ज्यादा है। इन्होंने बताया कि जिस वक्त आपदा आई थी उस वक्त वो कहां थे और कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। अब उनकी कोई नहीं सुन रहा। हमें यहाँ पर उपेंद्र शाह भी मिले, जिन्होंने कहा कि उन्हें आपदा ने नहीं बल्कि बिहार सरकार ने मारा है। अगर नीतीश कुमार बिहार में ही रोजगार दे देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो अभी तक वो 11 लोग में कोई नहीं बचा है। वो तो मिसिंग एक बहाना है, वो मरी गए हैं, दब गए हैं, मेरे आंखों के सामने दब गए। बिहार में अगर हमारे लिए कोई उद्योग होता, कोई सामान होता, कोई साधन होता, हम वहाँ 15,000 कमा के खुश थे। धराली से लाए गए बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी जिंदगी तो मिल गई, लेकिन वो कह रही हैं ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। जो जिंदगी भर जोड़ा था वो एक पल में चला गया। मौत मेरी निश्चित हो गई थी। मुझे ये लगा मैं कोशिश करता हूँ। वो बलि आई, मैंने उसका बलि का सारा मुझे मिल गया। बलि आई तो सारा मिला, मैंने उसको पकड़ लिया। अब अगर माना वो बलि अगर बहती हुई उधर चलता उसके साथ तो शायद वो भी नहीं बच पाता हूँ। सरकार को इन लोगों की बात सुननी चाहिए, इनके दर्द को महसूस करना चाहिए। फौरी राहत के तौर पर 5,000 रुपए का चेक इनकी परेशानी को बढ़ा रहा है। अब प्रशासन कह रहा है कि नुकसान का पूरा आकलन और रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच उत्तरकाशी में अब भी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जिंदगी की तलाश कर रही है। धराली में चारों तरफ आपदा के निशान नजर आ रहे हैं। जिन घरों में जिंदगियां थीं, वहां अब सिर्फ मलबा भरा है और इसी मलबे के बीच लोगों की तलाश की जा रही है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिन्हें खोजने के लिए एजेंसीज ने दिन रात एक कर दी हैं। जहां इमारतें थी, जहां खुशियां थी, जहां जिंदगी थी, वहां अब बस सन्नाटा है, मलबा है और इस मलबे के बीच जिंदगी की तलाश है। धराली में सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ रखा है। अब भी उम्मीद है कि इन घरों में जिंदगी हो सकती है और इन्हीं जिंदगियों को तलाशने के लिए देवदूत दिन रात ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। लापता 50 लोगों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। मुश्किल हालातों में भी एजेंसियां हर चुनौती को पार करते हुए अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। उत्तरकाशी में जगह जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं बिजली के खंभे जमीन का साथ छोड़ चुके हैं। चुनौतीपूर्ण स्थिति में एजेंसियां कहीं पुल बना रही हैं, तो कहीं लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। 5 अगस्त को जहां आपदा ने सब कुछ लीन लिया, वहां एबीपी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। मलबे में इतना ज्यादा धसान है कि जेसीबी भी आप देख सकते हैं कि धंस गई है और पिछले 4 घंटों से सेना के जवान कड़ी मशक्कत कर रहे हैं इस जेसीबी को निकालने के लिए और लगातार सेना के द्वारा इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। चुनौतीपूर्ण हालात में सबसे मुश्किल टास्क उन लोगों को बचाना है जो अब तक लापता हैं, जिसके लिए अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है। हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे फंसे हुए लोगों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके।
6 दिन बाद भी सड़क तक धराली नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि अब भी हेलीकॉप्टर ही जिंदगी बचाने का एकमात्र जरिया बना हुआ है। लगातार सेना के जवान रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करके सेना लेकर के जाती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट गया है और सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा है, वो है हवाई मार्ग। और हवाई मार्ग के जरिए लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सेना पूरी तत्परता से लगी हुई है। कहीं सड़कों को ठीक किया जा रहा है, कहीं बिजली के खंभों को फिर से खड़ा किया जा रहा है। जिन पुलों को आपदा अपने साथ बहा कर ले गई थी, अब उन्हें भी बनाया जा रहा है। धराली गांव तक जाने वाला गंगनानी वैली ब्रिज को भी सैलाब बहा ले गया था, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया था। इस पुल को आर्मी और बीआरओ ने मिलकर बना दिया है। अभी पुल को पैदल जाने के लिए खोला गया है। वो रास्ता है जो आगे धराली तक जाता है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आगे की तरफ धराली का रास्ता जो है वो आसान नहीं है। आगे भी कई जगहों पर सड़क वॉश आउट हो चुकी है, लेकिन जब ये पुल बन जाएगा तो यहाँ से मशीनरी जब आगे पहुँचेगी तब आगे सड़क बनाने का काम किया जाएगा और आगे धराली पहुँचा जाएगा। तो आप देख सकते हैं 90 फीट का ट्रिपल सिंगल ब्रिज है, जिसके अंदर एक एक जो बेली पैनल है अराउंड 250 kg का होता है। पिछले 24 घंटे से मेरे बंदों ने 2 घंटे का रेस्ट लिया है, जिसके अंदर 4:30 बजे टाइम मैंने इन्हें भेजा था और 6:30 बजे हमने वापस स्टार्ट किया। 24 घंटे में ब्रिज हमने पैदल जाने लायक बना दिया है। जो लोग अब भी जगह जगह फंसे हुए हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी सेना कर रही है। कि हमारी सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है। धराली और हर्षिल में बिजली, पानी, सड़क, नेटवर्क कनेक्टिविटी समेत हर जरूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। जिला अधिकारी खुद इसका जायजा ले रहे हैं ताकि एक बार फिर जिंदगी पटरी पर लौट सके। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो बिजली के पोल है वहां पर जो कर्मचारी हैं वो चढ़ करके जो तार टूट गई हैं उनको ठीक करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये माना जा रहा है कि कुछ घंटों बाद ही धराली के अंदर जो बिजली है वो फिर से कहा जाए यहाँ पर चालू हो जाएगी। जगह जगह फंसे लोगों को निकालने का काम हेलीकॉप्टर के जरिए ही किया जा रहा है। बहुत अच्छा है, उत्तराखंड में बहुत अच्छा है। खाना पीना व्यवस्था सब के लिए बहुत व्यवस्था है। हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी जाने के लिए सुविधा दी जा रही है और खाने का व्यवस्था भी की जा रही है। उत्तराखंड का सरकार का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, रहने का, खाने पीने का, सभी का, हेलीपैड का, उसका बहुत बड़ी व्यवस्था है। बीते 125 घंटों से ये वादियां वीरान हैं, बस देवदूत नजर आ रहे हैं। हर तरफ तबाही और दर्द है और 5 अगस्त की वो याद है जो अब बुरा सपना बन चुकी है। मेरा यहाँ पे कल्प केदार होटल के नाम से एक होटल था जिसपे 12 रूम थे, 10 रूम प्लस एक उसमें बड़ा हॉल था, डॉर्मेट्री। और एक मेरी दुकान थी, वो मेडिसिन की थी, जो हम बागवानी करते हैं उससे संबंधित एक मेडिसिन की दुकान थी। वो सब बह गए हैं और प्लस उसमें 4 लोगों के जो मेरे स्टाफ थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। मेरा होटल था सर और मैं यहीं था उस समय, और ये 1:25 जैसे भाई ने बताया उस समय वो बिल्कुल एक सैलाब सा आया, तोप से निकला हुआ गोली की तरह। जो अभी हमने मोटा माटी गिनती करी है तो 40 के आसपास का तो हमने वो लगा लिया। लेकिन अब बाहर के मजदूर के कौन थे क्या थे जो रोज आ रहे हैं नीचे से, क्योंकि रास्ता भी बंद है, तो ये संख्या बढ़ेगी। धराली में एनडीआरएफ की टीम अपने स्नीफर डॉग और मशीनों के जरिए लोगों को खोज रही है। बहुत ही चैलेंजिंग है हालात, लेकिन हमारे जवानों के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट है हमारे पास उनको भी हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय किए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है हम डिगिंग कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे हमारे जो है कैडावर डॉग्स हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सस्पेक्टेड लोकेशंस पे बार्क किया है वहाँ पर भी हमारी टीमें जगह जगह पर जो है खोदने की कोशिश कर रही है। इस बीच आज धराली से एक राहत की खबर आई और खबर ये थी कि मोबाइल और इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, यानी अब संपर्क करना आसान हो गया है, जिससे एजेंसियों के बीच तालमेल और बेहतर होगा और रेस्क्यू ऑपरेशन और रफ्तार पकड़ेगा।
और आइए उत्तराखंड के बाद अब बात बिहार की करते हैं, जहां SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बवाल मचा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनके बाद अब डिप्टी CM हैं विजय सिन्हा। उनके भी 2 वोटर कार्ड मिलने से बिहार की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। मतदाता सूची में विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में नाम दर्ज है, जिसे लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कहीं कोई गड़बड़ है नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने विजय सिन्हा को नोटिस भेजकर 14 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा है। इस मामले में बिहार का सियासी पारा कैसे हाई है, ये रिपोर्ट देखिए आप। बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इस चुनावी मौसम में सियासी बिजली जोरदार कड़क रही है। हर दिन आरोपों और खुलासों की नई सीरीज जारी की जा रही है। ताजा खुलासा यह है कि बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा के पास भी 2 वोटर ID कार्ड हैं। दरअसल 2025 के वोटर पुनरीक्षण के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में डिप्टी CM विजय सिन्हा के नाम से एक कार्ड लखीसराय में दिखाया जा रहा है, जिसका इपिक कार्ड नंबर है IAF 3939337। उम्र 57 साल है। दूसरा कार्ड पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। इस कार्ड का इपिक नंबर AFS 0853341 दिखाई दे रहा है और इसमें उम्र लिखी है 60 साल। इससे पहले बीजेपी 2 वोटर कार्ड को लेकर तेजस्वी यादव को घेर रही थी, लेकिन जैसे ही विजय सिन्हा के 2 कार्ड सामने आए, तेजस्वी को मौका मिल गया। फौरन दोनों वोटर कार्ड के प्रिंट आउट लेकर मीडिया के सामने आए और पूछा, चुनाव आयोग विजय सिन्हा के खिलाफ एक्शन कब लेगा। आश्चर्य का बात है कि आपके पास 2 EPIC नंबर है, वो भी 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। और ये प्रधानमंत्री जी के खासन खास बिहार के और कोई नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी। अब मेरा सवाल ये है, क्या विजय सिन्हा पर कार्रवाई की जाएगी? इलेक्शन कमीशन को आगे करके लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। SIR बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। आरोपों की झड़ी सिर्फ तेजस्वी ने ही नहीं लगाई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी विजय सिन्हा के दस्तावेज मीडिया के सामने लहराते दिखे। विजय सिन्हा के साथ साथ चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन को जो चीज आरोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन को, और जवाब देता है बीजेपी, और इनको इतनी प्रवक्ता के तरह काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके पॉकेट में है। तेजस्वी के बाद बिहार के डिप्टी CM के 2 वोटर कार्ड के खुलासे से सनसनी मच गई। विरोधियों के तीर जब ताबड़तोड़ चलने लगे तो विजय सिन्हा सफाई देने आ गए। विजय सिन्हा का दावा है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की, नाम हटाने का आवेदन दिया है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट सामने आया है, फाइनल लिस्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना BLO को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, तो ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है। विजय सिन्हा भले ही सफाई दे रहे हैं, लेकिन विरोधी पूछ रहे हैं, जब SIR की पूरी प्रक्रिया ही वोटर लिस्ट में सुधार के लिए की गई है, फिर विजय सिन्हा का नाम एक जगह से क्यों नहीं हटा? अब चुनाव आयोग को बीजेपी के विरोधी घेर रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा की पार्टी और सहयोगी उनके साथ खड़े हैं और तेजस्वी को भ्रम न फैलाने की नसीहत दे रहे हैं। तेजस्वी यादव भाग क्यों रहे हैं? चुनाव आयोग की 3rd नोटिस हो गई है। 16 अगस्त लास्ट डेट दिया है कि जवाब दे दो, दोनों एपिक कार्ड भेजो। उस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो जेकरा ला चोरी के लिए वही कहे चोरवा। खुद चोर हो और दूसरे को चोर कह रहे हो।
विजय सिन्हा तो सामने आके उन्होंने बता दिया कि भाई 2 थे, मैंने एक कैंसिलेशन की आवेदन दी है। पहली बात तो आरोप कौन लगा रहा है भाई, पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है। दिक्कत तो यह है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है। इस्तीफा का आधार अगर यह माना जाए तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव तो पहले उसके जद में आ गए, तो आपको तो मानक स्थापित करना चाहिए था। अरे 420 के आरोप पर नहीं दीजिएगा इस्तीफा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के नाम पर नहीं दीजिएगा, कोर्ट में पेशी होगा तब नहीं दीजिएगा, तो डबल इपिक नंबर पर इस्तीफा देकर के मिसाल कायम करते। बिहार में 7 करोड़ 24 लाख वोटर हैं, जिसमें से 65,74,000 नाम कट चुके हैं। एसआईआर में 22,35,000 वोटर मृत पाए गए, 36,28,000 पलायन कर चुके हैं, 7,01,000 का एक से ज्यादा जगह नाम मिला। हालांकि मतदाता के पास किसी भी सुधार के लिए 1 सितंबर तक का समय है। 25 सितंबर तक सभी शिकायतों का निपटारा चुनाव आयोग करेगा। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में जिस तरह से नए नए ट्विस्ट सामने आ रही हैं, ये मुद्दा हर दिन के साथ गर्माता जा रहा है, जिसमें एक तरफ बीजेपी और चुनाव आयोग है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे वोट काटने की साजिश बता रहा है, तो चुनाव आयोग और सरकार कह रही है इससे फर्जी वोटरों की छुट्टी होगी। हिंदुस्तान में साल की सबसे बड़ी तबाही। Господи, Боже мой! रूस में साल का सबसे बड़ा भूकंप। जापान में साल की सबसे बड़ी सुनामी। चीन में पानी का जानलेवा प्रभाव। फ्रांस से अमेरिका तक जंगलों में लगी आग। ऑस्ट्रेलिया में बर्फबारी की आफत। मैक्सिको से मोरक्को तक बाढ़ की भयावह तस्वीर। हिंदुस्तान में दरक रहे पहाड़, मैदान में गंगा यमुना की दहाड़। कुदरत का क्रोध का। धरती, आसमान और समंदर तीनों का कहर एक साथ बरपा। कहीं पानी ने प्रलय मचाया, कहीं आग ने आसमान लाल कर दिया और कहीं बर्फ ने जिंदगी जमा दी है। हिंदुस्तान से लेकर रूस, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक, देश से लेकर विदेश तक कुदरत का क्रोध काल नजर आ रहा है। चीन में आफत बनकर बरस रहे बादल और भयानक बाढ़। रूस में एक के बाद एक लगातार आते जा रहे हैं भूकंप। जापान में सिहरन पैदा करती सुनामी की चेतावनी। और अमेरिका में बर्बादी का ट्रेलर दिखाता तूफान। ये कुदरत का आफत काल है जिससे इस वक्त दुनिया के कई देश बेहाल हैं। मौसम की इस मार के सामने दुनिया के कई सुपर पावर मुल्कों ने भी
घुटने टेक दिए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है पड़ोसी देश चीन, जहां बारिश और बाढ़ ने मानो हाहाकार मचा दिया है। मौसम की दोहरी मार से इन दिनों चीन का गांसू प्रांत कर रहा है, जहां बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड ने ऐसी तबाही मचाई है कि गांव के गांव तहस नहस हो गए। गांसू में आई अचानक बाढ़ के बाद इमारतें तहस नहस हो चुकी हैं। लेकिन बाढ़ के साथ हुए भूस्खलन से चीन के गांसू प्रांत में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से गांसू में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मलबे में दबे और फ्लैश फ्लड के चलते 33 लोग लापता हैं। गांसू प्रांत में मची ये तबाही चीन में हाल के दिनों में आई सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा मानी जा रही है, जिससे निपटने के लिए चीन की सेना को मैदान में उतरना पड़ा है, क्योंकि बाढ़ और लैंडस्लाइड से गांसू के ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी भारी तबाही पसरी हुई है। हालात की भयावता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गांसू में लोगों को बचाने के लिए सेना को युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया है। आदेश मिलते ही हमारी टुकड़ी तुरंत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों की तलाश और बचाव तथा गाद साफ करने के लिए रवाना हो गई। वर्तमान में राहत अभियान पूरे जोरों पर है। Господи, Боже мой! पिछले महीने आए भयानक भूकंप का सामना कर चुके रूस में शनिवार को एक बार फिर कुरिल द्वीप पर आए 6.1 तीव्रता के भूकंप से दहशत फैल गई। हालांकि रूस में शनिवार को आए भूकंप से जानमाल की कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन अंदेशा जताया जाने लगा कि बार बार जमीन के नीचे हो रही हलचल कहीं कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत तो नहीं है। दरअसल हाल ही में रूस कामचटका में आए भयानक भूकंप का सामना कर चुका है। 30 जुलाई को रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। रूस से सामने आई इस विनाशकारी भूकंप की तस्वीरों ने दुनिया भर में प्रकृति को लेकर डर पैदा कर दिया था। Господи, Боже мой! कामचटका में आए भूकंप का असर सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि जापान और अमेरिका समेत दुनिया के कई और देशों तक भी महसूस किया गया था। Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Лосечка мой маленький, лосечка. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем, подожди. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के मुताबिक ये अब तक के 6 सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। इन अलग अलग तस्वीरों से आप भूकंप और सुनामी का अंदाजा लगा सकते हैं। रूस के कामचटका में आए इस भूकंप का असर 3500 किलोमीटर दूर जापान तक देखने को मिला था। जापान में सुनामी के अलर्ट के बाद अनहोनी की आशंका से सहमे लोग
जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतों पर जा पहुंचे थे। जमीन से लेकर आसमान तक कहर बरपा रही कुदरत ने इन दिनों सुपर पावर अमेरिका को भी पस्त कर रखा है। रूस में आए भूकंप के बाद अमेरिका के कई हिस्सों में सुनामी का अलर्ट तो गुजर गया, लेकिन चक्रवाती तूफान ने अमेरिका के नेब्रास्का में भयंकर तबाही मचाई है। बर्बादी की ये तस्वीरें नेब्रास्का में आए भयानक तूफान के बाद हुई बर्बादी की हैं। नेब्रास्का में आए तूफान की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 100 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही हवाओं से जो पेड़ गिरे हैं उसमें कई लोग जख्मी हो गए। चीन, रूस, अमेरिका और जापान में जहां प्रकृति का प्रकोप बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और चक्रवाती तूफान के रूप में देखने को मिल रहा है, वहीं यूरोप के 2 देशों इटली और फ्रांस के जंगलों में भीषण आग लगी है। इटली के वेसुवियस नेशनल पार्क के जंगलों में इन दिनों आग लगी हुई है। शुक्रवार से लगी इस आग को बुझाने के लिए जमीन पर फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाल रखा है और आसमान में हवाई जहाजों को तैनात कर रखा है, लेकिन तेज हवाओं के चलते जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। वहीं दक्षिण फ्रांस के जंगलों में भीषण आग लगने से भारी तबाही मची है। ये इस गर्मी में फ्रांस में लगी सबसे बड़ी जंगल की आग है। आग पर काबू पाने के लिए 2000 से ज्यादा अग्निशमन कर्मियों को तैनात किया गया है। आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फ्रांस के जंगलों में लगी इस आग के पीछे जलवायु परिवर्तन को बड़ी वजह माना जा रहा है। दुनिया के कई देश त्राहिमाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत ने विनाशक का रूप धारण कर लिया है। भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं, मैदान नदियां बन रही हैं। कुदरत के क्रोध काल की देश की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। तस्वीरें कुछ घंटे पुरानी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ों पर आफत की यही कहानी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से कुदरत का कहर लगातार जारी है। ऐसी ही एक तस्वीर शिमला के डुम्मी से सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हो रहे लैंडस्लाइड की सबसे डरावनी तस्वीर कुल्लू से सामने आई, जहां मणिकरण घाटी में हुए भूस्खलन से एक विशालकाय पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर धराशायी हो गया। राहत की बात यह रही कि इस लैंडस्लाइड में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ी से गिरी चट्टानों और मलबे की वजह से दर्जन भर से ज्यादा रास्ते बंद हो गए। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में हाल ऐसा है कि कब कहां कौन सी अनहोनी हो जाए कुछ नहीं पता। ऐसी ही एक तस्वीर हमीरपुर से सामने आई, जहां लैंडस्लाइड की वजह से मंदिर से लगी पहाड़ी का बड़ा हिस्सा बाबा बालकनाथ मंदिर के ऊपर आकर गिरा। जिस वक्त मलबा पहाड़ से मंदिर पर गिरा, उस वक्त परिसर में कई श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। हिमाचल की हालत कितनी बदतर हो चुकी है, इसकी गवाही सुरंग के अंदर का ये मंजर दे रहा है। तस्वीर मंडी कुल्लू मार्ग पर रैश नाले के करीब हणोगी टनल की है, जहां अचानक ऐसे मलबे के सैलाब से लोग दहशत से भर गए। अफरा तफरी मच गई, लोग गाड़ियां छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। नतीजा ये हुआ कि सुरंग के अंदर भारी भरकम गाड़ियां तैरती नजर आई। हिमाचल प्रदेश की ही तरह इस वक्त उत्तराखंड में भी प्रकृति का प्रकोप जारी है, जिसकी एक डरावनी तस्वीर रुद्रप्रयाग जिले से सामने आई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में
केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले जवाड़ी बाईपास पर पहाड़ का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया तो अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते दरकते हुए पहाड़ से पत्थरों और मलबे का रेला नीचे आने लगा और देखते ही देखते सड़क से लेकर खाई तक सब कुछ मलबे के नीचे दब गया। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड की जद में कोई कार या शख्स नहीं आया, लेकिन पहाड़ से आए हजारों टन मलबे की वजह से हाईवे पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिसे खोलने में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग सकता है। लगातार प्रशासन की तरफ से इसमें काम शुरू कर रहे हैं और क्योंकि ये मलबा काफ़ी ऊपर से आया हुआ है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। जो हमारा जो केदारनाथ की यात्रा है उसको हमने रोका नहीं है, अभी उसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं। हमने इस संबंध में जो है टेरी और पौड़ी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, तो वहाँ के माध्यम से भी हम ट्रैफिक को जो है वहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं। वहीं धराली में आई आपदा के 5 दिन बाद भी उत्तरकाशी में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। धराली के जिस तट पर भागीरथी और खीर गंगा का संगम होता है, वहां 5 अगस्त के बाद से मलबे का पहाड़ बन गया है। गंगोत्री की तरफ से आ रही भागीरथी का जलस्तर बढ़ता है तो धराली में हालात और भयावह हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम के सामने जल्द से जल्द मलबे को हटाने की चुनौती है। राहत की बात यह है कि 5 अगस्त को बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड में बह गए पुल को सेना और आपदा प्रबंधन की टीम ने दोबारा तैयार कर लिया, जिसकी वजह से आज पुल पर आवाजाही शुरू होने के बाद धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। 5 अगस्त को आए सैलाब के बाद गंगनानी का जो पुल बह गया था, उस पुल को बीआरओ ने और आर्मी ने मिलकर बना लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुल को पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। जो गांव के लोग हैं वो इसको क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ मीडिया कर्मी भी हैं जो आगे की तरफ जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये जो पुल था वो सैलाब की वजह से बह गया था और इस पुल को 6 तारीख से बनाने का जो काम था वो बीआरओ और आर्मी कर रही थी और आज इस पुल को तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया है और पैदल यात्रियों के लिए इस पुल को खोल दिया गया है। हालांकि गाड़ियों को इस पुल पर चलने में अभी समय लगेगा, उसकी तैयारी भी कर ली गई है, लेकिन ये वो रास्ता है जो आगे धराली तक जाता है। तो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आगे की तरफ धराली का रास्ता जो है वो आसान नहीं है। आगे भी कई जगहों पर सड़क वॉश आउट हो चुकी है, लेकिन जब ये पुल बन जाएगा तो यहाँ से मशीनरी जब आगे पहुँचेगी तब आगे सड़क बनाने का काम किया जाएगा और आगे धराली पहुँचा जाएगा। 5 अगस्त को आई आपदा से खीर गंगा नदी धराली गांव को निगल गई। इस मलबे में कई मकान, कई दुकान और कई जान दबी है, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी है। हर्षिल और धराली में आपदा प्रभावित इलाकों में धराशायी इमारतों और मलबे में अब भी तलाशी अभियान जारी है। धराली से निकाले जा रहे लोगों को सेना और एनडीआरएफ टीमें लगातार मालती और चिन्याली सौड़ हेलीपैड पर पहुंचाकर सुरक्षित जगहों पर भेज रही है। वहीं धराली में सड़क और इंटरनेट सेवा 5 दिन बीतने के बाद दोबारा बहाल हो चुकी है, लेकिन सड़क खुलने में अब भी कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। बिजली का चालू हो चुका है हाइड्रो पावर से और मेन लाइन भी चालू हो गई है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चालू है। बस थोड़ा सा धराली में और मेन गांव पे अभी नेट आज शाम तक पहुंचेगा। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल। सड़क खुलने में जो अपडेट है बीआरओ से वो लगभग 3 से 4 दिन तक पर्याप्त चल रहे हैं। कम्युनिटी किचन पर्याप्त चल रहे हैं। जो सामग्री राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद फिर जो एक स्ट्रीमलाइन होगी चीज़ें, उसमें अभी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। कैंप भी चल रहा है, मेडिकल कैंप हमारा भी है, आर्मी का भी है और मतलब चीज़ें थोड़ा अभी सामान्य है। हाँ, रोड खुलने तक थोड़ा सा हमें दिक्कत रहेगी। हालांकि तबाही और मुश्किल हालात के बीच धराली में अब भी जिंदगी के निशान तलाशी जा रही हैं। जमीन पर खोजी कुत्तों से लेकर आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।